हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि बच्चों हमारी आपका बेसिकली आपका 6th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत फर्स्ट जो हमारी पुस्तक है और उसी का हम लोग लेसन नंबर 5 आज आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 5 आपके सामने है, ध्यान दीजिए आप सभी। ठीक, इस लेसन नंबर 5 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे राजा, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के विषय में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत गौर करके देखेंगे। पहले क्या देखेंगे? राज्य। यहाँ राज्य का मतलब स्टेट से नहीं है, पहली बात आप ध्यान दीजिए। यहाँ राज्य का मतलब किसी देश से है, राष्ट्र से है। क्लियर है? उसके बाद राजा है, अगर कोई राज्य होगा तो उसका राजा होगा। और हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे प्राचीन गणराज्य का। गणराज्य मतलब जो आपका डेमोक्रेटिक रहा हो प्राचीन समय में, तो उसके विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे। कह रहे हैं जब संकरण उठता है तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। संकरण है, आप ही की तरह स्टूडेंट है। जब वो सुबह उठा उसने देखा क्या हो रहा है कि उसके नाना नानी कहाँ जा रहे हैं? वोट डालने। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ वोटिंग होती है आपके यहाँ कहीं? बताइए। आप देखते होंगे आपके यहाँ ग्राम प्रधान का चुनाव, ठीक, विधायक का चुनाव, सांसद का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव, नगर परिषद का चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव, ठीक, क्षेत्र पंचायत के चुनाव और ना जाने कितने ऐसे चुनाव, सारे चुनाव होते हैं जिनको देश के ग्रामीण क्षेत्र शहरों के आम जनता लोग वोट देकर उनको चुनती है। क्लियर है? और यही कारण है कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य व्यवस्था है। क्लियर है? यानी कि कोई भी राजा, कोई भी विधायक, सांसद, प्रधान, कोई भी क्या नहीं है, वंशानुगत नहीं है, बल्कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनकर आते हैं। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते हैं। क्या चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम कहां पहुंच जाएं? चुनाव केंद्र पर पहले पहुंच जाएं। संकरण जानना चाहता है कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हैं, और जानना चाहता है कि संकरण इतने उत्साहित क्यों है। उसके नानी ने उसे जल्दी समझाने की कोशिश की और कहा, क्या कहा? जल्दी समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासक का चुनाव करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? जो हमारा शासक है हम उसका चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए कुछ लोग शासक कैसे बनते हैं इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति कैसे राजा, कैसे शासक बनता है, इसके विषय की सही पहचान, सही चीजें हम लोग गौर करके एक एक करके देखेंगे। कह रहे हैं कि लगभग 50 वर्षों से हमने अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए किया है। कब से? लगभग 50-60 सालों से हम लोग क्या कर रहे हैं? जितने भी हम अपने शासक चुनते हैं वो क्या करते हैं? मतदान, चुनाव के माध्यम से चुनते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? हमने अध्याय 4 में पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः यानी कि लोग द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कुछ परिवर्तन है, कुछ चेंजेस हैं जो हमको दिखाई देते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। क्या हुआ कि एक समय था लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे, बड़े बड़े हवन करते थे। राजसूय यज्ञ कर दिया, वाजपेयी यज्ञ कर दिया, अश्वमेध यज्ञ कर दिया। इनके थ्रू वो लोग क्या बनते थे? यज्ञ कर आपका राजा के रूप में राजा की उपाधि धारण करते थे और किसी क्षेत्र के प्रतिष्ठित आपके राजा के रूप में अपनी छवि लोगों के सामने रखते थे या आपका राजा बनते थे। कह रहे हैं कि ऐसा ही एक यज्ञ हुआ है, अश्वमेध यज्ञ। कौन सा हुआ है? अश्वमेध यज्ञ। ठीक, इसमें एक घोड़े को राजा लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ देता था। क्यों छोड़ते थे? लोगों की देखभाल के लिए, स्वतंत्र विचरण के लिए आपका छोड़ दिया था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वह अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उसे किसी ने रोका, क्या करना पड़ता था? अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से उसे आपका लड़ना पड़ता था। ठीक,
और उसे दिखाना पड़ता था कि किस तरह की लड़ाई होती है और कैसी होती है और क्यों होती है। अगर उसने घोड़े को जाने दिया तो उसका मतलब यह होता था कि अगर क्या किया उसने, घोड़े को जाने दिया, तो उसका क्या मतलब था, अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से ज्यादा उसे शक्तिशाली था। यानी कि राजा क्या था, अश्वमेध करने वाले का जो घोड़ा अगर आपने जाने दिया किसी राज क्षेत्र से, तो उस शासक को अश्वमेध करने वाले को ज्यादा शक्तिशाली समझा जाता था। इसके बाद राजा यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था कि जो महाराजा ने जिसके क्षेत्र से घोड़ा आपका विचरण करके निकला है, उनको आमंत्रित करते थे कि राजा साहब आप हमारे क्षेत्र में आइए, और विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उपहार से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजाओं के लिए उपहार लेके आते थे। कोई राजा अगर वहां आया है तो वो लोग क्या करते थे, उसके लिए उपहार यानी कि कोई गिफ्ट वगैरह आपका लेकर आते थे। इन सभी आयोजन का मुख्य स्थान होता था कि राजा सिंहासन या बाघ की खाल यानी कि विशेष आसन बिछाया जाता था। ठीक, युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ अवसरों पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणगान से संबंधित गायन करता था। क्या करता था कि राजा आ रहा है, उसकी विजय का, इन सब चीजों का वो आपका क्या करता था, उनका गुणगान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियां और पुत्रों को कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। यानी कि ऐसा नहीं केवल आपका राजा ही करेगा, राजा की जो रानियां होती थी और उनके पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान जो थे वो करने पड़ते थे अश्वमेध यज्ञ के दौरान। सारे आमंत्रित राजाओं का सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया देखना भर था। क्या करते थे, पूरी यज्ञ प्रक्रिया को बैठकर देखते थे। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल छिड़क के साथ साथ कई अनुष्ठान करता था। विष यानी कि वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लेके आते थे। क्या करते थे, जो वैश्य लोग थे वो क्या करते थे बच्चों, उपहार लेके आते थे। इसके लिए राजा के लिए वो लोग उपहार लेके आते थे। सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, और पुरोहित क्या करते थे, वैश्यों को भी शूद्र की जो कैटेगरी है उसी में रखते थे, और कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। बहुत सारी ऐसी पूजा होती थी जिसमें उन्हें अनुष्ठानों में आपका जो उनको शामिल जो था नहीं करते थे। इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले एक ही सूची बनाओ, पैसे के आधार पर कौन सा वर्ग आधारित था और क्या था, कैसे था, इन चीजों को हमको थोड़ा देखना है और इसी पर फोकस करते हुए इन सारी चीजों को करना है कि कैसे क्या चीज थी। ठीक, तो ये था अश्वमेध यज्ञ के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको विस्तृत में बताऊंगा कि क्या है अश्वमेध यज्ञ। एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वर्ण की बात करते हैं, बेसिकली आपकी वर्ण व्यवस्था क्या है। आपने बहुत सारी चीजों में देखा होगा वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का मतलब यहाँ कोई अंग्रेजी या हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से नहीं है। यहाँ वर्ण व्यवस्था का मतलब जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी कि समाज को 4 भागों में बांटने की जो प्रक्रिया है, यानी कि कार्य आधारित जो आपका समाज का विभाजन है उसको वर्ण कहते हैं। और वर्ण आपका 4 भागों में है। कैसे, ब्राह्मण यानी कि जिनका काम वेदों का पढ़ना, पाठन, पोषण, अनुष्ठान काम करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, ब्राह्मण। दूसरे हैं आपके क्षत्रिय, जिनका काम क्या होता है, रक्षा करना। बेसिकली कोई योद्धा हो सकता है, कोई सरदार हो सकता है, कोई किसी के यहाँ जॉब कर सकता है सैनिक रूप में, हम उनको क्या कहते हैं, आपका क्षत्रिय कहते हैं। यानी कि समाज में सबसे ऊंचा वर्ग जो है वो आपका ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों के बाद अगर कोई है तो वो है आपके क्षत्रिय। क्षत्रियों के बाद आते हैं शूद्र। शूद्र नहीं बच्चों, वैश्य, क्षमा चाहूंगा। कौन आते हैं, वैश्य। वैसे वे व्यक्ति होते हैं जो आपका क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपका व्यापार करते हैं। क्लियर है, व्यापारी वर्ग वैश्य आपका बेसिकली वैश्य रूप में आता है। और तीसरे हैं आपके लास्ट, हमने 3 देख लिए, और जो फोर्थ होंगे वो है आपके शूद्र। शूद्र का है जो आपके क्या करते हैं,
जैसे मछली पकड़ते हैं, जंगलों में रहते हैं, जानवर हैं, या जो कोई इनके यहाँ सेवा करते हैं, आपके तीनों वर्णों के यहाँ हम उनको बेसिकली शूद्र कहते हैं। और समाज में शूद्र को थोड़ा सा हीन दृष्टि से देखा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन जो है अच्छे से गौर करके देखते हैं। कह रहे हैं कि इस उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे हुए के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जितने भी वेद रचे गए हैं उनका एक प्रॉपर स्थान है, उसका क्षेत्र है उत्तर भारत। और अगर हम बात करें प्रॉपर क्षेत्र की, तो वो जगह है गंगा यमुना के बीच का दोआब। यहाँ क्या है, बहुत सारे ग्रंथों की आपकी रचना हुई है। जो ग्रंथ आपका ऋग्वेद के बाद रचे गए हैं, किसके बाद रचे गए हैं, ऋग्वेद के बाद, उन ऋग्वेद के रचे गए वेदों को हम लोग ग्रंथों को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक। क्लियर है। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल है। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधि बताई गई है कि पुरोहित ने क्या किया है। इन चीजों को जो आपके पुरोहित हैं उनके द्वारा रचे गए हैं कि कैसे कोई अनुष्ठान होगा, क्या उसकी संपादन की पूरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझने का प्रयास किया गया है। और इन समाज में नियमों के बारे में भी उल्लेख किया गया है कि कैसे क्या है, कोई समाज किस प्रकार का है। इन सभी को हम लोग गौर करके हम लोग आपका देखेंगे। उस समय समाज के कई समूह, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल हैं। ये बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो आपका इसमें ये सब लोग आपका शामिल है। कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, तो कुछ आपका कृषक और व्यापारी धनवान भी थे। अब कह रहे हैं कि जो कुछ ऐसे कृषक थे और ऐसे व्यापारी थे जो आपके धनवान थे, बड़े रिच थे। दूसरी ओर पशुपालक थे, शिल्पकार थे, श्रमिक थे, मछली पकड़ने वाले थे और भोजन संग्रहक थे। ठीक, ये सब लोग इसके अंतर्गत आपका ये लोग आते थे। क्लियर है। पुरोहित ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया है। कितने वर्णों में विभाजित किया है, 4 वर्णों में। पहला वर्ण है जिसे आप कहेंगे प्रत्येक वर्ण के अनुसार अलग अलग कार्य निर्धारित है। हर वर्ण का क्या है, कार्य अलग है। पहला वर्ण ब्राह्मण का है। पहला वर्ण कौन सा है, ब्राह्मण का है। ध्यान दीजिए, किसका है, ब्राह्मण का। उनका काम वेदों का अध्ययन अध्यापन यानी कि वेदों को पढ़ना और पढ़ाना है, और तथा यज्ञ करना है, हवन जिसको आम भाषा में हम लोग कहते हैं। और उन्हें क्या मिलता है, यज्ञ करने के बदले में उनको उपहार मिलता है। दूसरा स्थान शासकों का है, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। उनका काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर वैश्य यानी वैश्य, जिन्हें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते हैं। ठीक, क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त है। दोनों में अंतिम स्थानों पर शूद्र का है। इनका काम 3 वर्णों में सेवा करना है। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं है और प्राय उन्हें भी शूद्र के समान माना जाता है। क्या समझते हैं, उन्हें प्राय शूद्र के समान जो था आपका माना जाता है। महिला तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं है। यानी क्या कह दिया गया था इनके अनुसार कि जो आपका महिला है और जो आपके शूद्र हैं, ये आपका वेद जो है आपका नहीं पढ़ सकते। इनको वेद पढ़ने का जो अधिकार है वो आपका बेसिकली इनको नहीं दिया गया था समाज में। वो किस पर था, वो बेसिकली ब्राह्मणों तक ही सीमित रहा। और आप देखते हैं कि जो वैश्य है तीसरा, उसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी वर्ग को आपका शामिल किया गया था। ठीक, और ये सूत्र देख लिया। आगे चलते हैं। पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। पुरोहित क्या कह रहे हैं कि जितने भी वर्ण हैं उनका निर्धारण क्या है, बेसिस ऑफ बर्थ है, यानी कि जन्म के आधार पर है।
उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मणी होती है। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्रहक शामिल थे। कौन कौन थे? शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्रहक, यानी कि ऐसे लोग जिनको स्पर्श नहीं किया जा सकता था। सोच के देखिए कैसी समाज की व्यवस्था रही होगी। क्या वर्तमान में कोई ऐसी व्यवस्था है? तो नहीं। हमारे यहाँ अछूत को आपका सोशल क्राइम माना गया है। अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 में विशेष प्रोविजन है किसके लिए? स्पष्टता के लिए, यानी कि अछूतों के लिए। अगर कोई व्यक्ति किसी को अछूत कहता है, अछूत जैसा आपका व्यवहार करता है या फिर अछूत जैसी आपके हीन दृष्टि रखता है, तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई का प्रावधान हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया है। क्लियर है? तो ये सारी चीज जो है हमारे संविधान में है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक उत्तर वैदिक समय की, यानी कि ऋग्वेद के जो बाद के समय में जो घटना आपकी घटित हुई हैं, उन घटित के हम आपका ब्यौरों को, उन सारी चीजों को हम लोग गौर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये सारी चीजें हुई कैसे हैं और क्या है ये सब चीजें। क्लियर है? और कह रहे हैं साथ ही में वे लोग भी आते थे जो आपका शवों को जलाने और या उन्हें बाप के दफनाने का काम करते थे। लोग इनके संपर्क को अपवित्र मानते थे। बेसिकली जो आपके चंडाल होते हैं, उन चंडालों को भी क्या रखा गया है? शूद्रों की, यानी कि अछूत की कैटेगरी में रखा गया है कि हम इनको टच नहीं कर सकते, हम इनको स्पर्श नहीं कर सकते। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया है। लोगों ने क्या किया है कि जो ये आपकी व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। कुछ लोग स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते हैं। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण सही नहीं मानते। इसके अतिरिक्त लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं है। अब देखिए लोग क्या कर रहे हैं, उनका क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर आप उसका वर्ण का निर्धारण कैसे कर सकते हो? आप किसी व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर कैसे कर सकते हो? तो कह रहे हैं ये सब चीजें उचित नहीं है। जबकि कुछ लोग चाहते हैं कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो, यानी कि केवल एक ही वर्ग अनुष्ठान करे ये जरूरी नहीं है। किसको अधिकार है? ये सबको अधिकार है। अनुष्ठान, पूजा पाठ, यानी कि ये किसी वर्ण विशेष के अंतर्गत ना रहे। लोगों ने इसकी आलोचना भी की है और कई लोग छुआछूत की आलोचना की है। कह रहे जिस तरह का अनटचेबिलिटी की आप चीजें कर रहे हैं ये गलत है। और कह रहे उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व क्षेत्र में कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यह पुरोहित का आपका प्रभाव बहुत सीमित है। ऐसा है प्रभाव आपका बहुत सीमित। क्लियर है? देख लिया? लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? अब बताइए, आखिर लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया होगा? सोच के बताइए। क्या इस तरह की वर्ण व्यवस्था बिल्कुल सही थी या आज के समय में आप कैसे देखते हैं? किसी कोई क्वेरी, कोई डाउट पूछ लीजिए। जैसी पोखाल। हेलो क्या नाम बेटे आपका? सर, मेरा नाम गीतांशी पवार है। गीतांजलि पयाल। गीतांशी पवार। अच्छा अच्छा, गीतांशी पवार। आप सुन पा रहे हैं? यस सर। अच्छा चलिए, आपने वर्ण व्यवस्था के बारे में कुछ डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई हो, आप पढ़ोगे? यस सर। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लीजिए। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शताब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में दिखाया गया है। प्रस्तावितों ने
इन जनपदों की कई विस्तार बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते हैं और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ने, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसे फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? लोग मिट्टी के बर्तन में बनाते थे। इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरस्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पत्र के रूप में जाना जाता है, जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है। इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है में आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितियों या आकृतियों के रूप में है। महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक चलिए महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें बैठ जाइए। थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा पढ़ा। चलिए, थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि समय भी समाप्त कम हो रहा है, आगे कक्षाएं हैं। देखिए, आपने बेसिकली अब आप पढ़ोगे कि कैसे कोई प्राचीन समय में यानी कि उत्तर वैदिक के समय में किस तरह से राजा थे, किस तरह से उनकी प्रजा थी और किस तरह से हमको क्षेत्रीय इकाई के रूप में या प्रशासनिक इकाई के रूप में ये चीजें बटी हुई। क्लियर है? इसको गौर करें। कह रहे हैं कि बात कर रहे हैं जनपद की। जनपद का मतलब होता है बेसिकली, अगर आज के रूप में देखो तो जनपद को आज हम जिले के रूप में देखते हैं, जिला कहते हैं। क्लियर है? लेकिन इस जनपद का मतलब जिले से नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ये आपके प्राचीन समय की, ना कि वर्तमान की। ठीक? तो महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा होकर ना होकर जनपद के हो गए। किसके राजा थे पहले? आपके जन के। अब जन के ना होकर किसके हो गए हैं? जनपद के राजा हो गए। आप जिन इस समय के राजाओं की परिकल्पना की बात कर रहे हैं और चीजों में जिस तरह से आपको राजा दिखाए गए हैं, ये राजा थोड़े से भिन्न है। ये राजा कैसे रह रहे हैं? छोटे समाज में कबीले रूप में रह रहे हैं, जहां लगभग 100-150 लोग रह रहे हैं। उन्हीं को क्या कह दिया गया? आपका राजा। मान लीजिए कोई आपका 10-5 किलोमीटर के क्षेत्र में रह रहा है, उसको हमने कह दिया राजा। लेकिन जब उसने महायज्ञ किया और उसने बहुत सारे क्षेत्रों को अपने में ऐड कर लिया, तो जन क्या था? छोटा शब्द है। और जनपद कैसा है? उससे बड़ा क्षेत्र है। एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हो आप, अगर वर्तमान समय कंपैरिजन करो तो जन का मतलब आज आप एक तहसील समझ लीजिए और जनपद का मतलब एक जिले का बहुत बड़ा क्षेत्र। तो क्या हो गया? उस राजा ने बहुत बड़े क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया या वहां का राजा हो गया और राजा या फिर उसको माने जाने लगा। तो अब राजा जन का राजा ना होकर जनपदों का राजा हो गया। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। क्या मतलब है? जनपद का शब्द का अर्थ है जन के बसने की जगह, यानी कि जहां पर लोग रहते होंगे उसी क्षेत्र को हम जनपद कहेंगे। और कह रहे हैं कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण जनपद के मानचित्र आपको 4 प्रश्न नंबर 49 पर आपको स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है? चलिए, तो इसको भी देखेंगे कि कैसे होते हैं जनपद। और एक शब्द का जिक्र हुआ है मृत धूसर भांड, मिट्टी के बर्तन का जिक्र भी हुआ है। इसके बारे में हम लोग आपका कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगली कक्षाएं हैं। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।